एक नई साइलेंट बीमारी आज के जनरेशन में तेजी से फैल रही है और इस बीमारी के सबसे बड़े शिकार है जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा के बच्चे। क्यों आज हर वक्त आप टायर्ड यानी कि थका हुआ महसूस करते हो? रात की अच्छी 7 घंटे की पूरी नींद लेने के बाद भी सुबह उठकर बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता। ऐसा फील होता है मानो उठने की एनर्जी ही नहीं है। आपको दिन दोपहर में तेजी से नींद आती है और काम करते वक्त या पढ़ाई करते वक्त आप खोए खोए रहते हो, जैसे मन ही नहीं लग रहा। चाहे आपके करियर के गोल्स हो या पढ़ाई के, आपको बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें अचीव करने के लिए आपको एग्जैक्टली करना क्या है, बट उसके तरफ एक्शन लेने की जैसे ही बात आती है आप थक जाते हो, उसे टालने लगते हो। वेल, ये एक्सपीरियंसेस ना सिर्फ आपके अकेले के बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा साइलेंट एपिडेमिक फैल रहा है जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। कोई इस कांस्टेंट टायर्डनेस और लैक ऑफ एनर्जी के इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोई भी इन प्रॉब्लम्स के रूट कॉज को ही ठीक से समझ नहीं पा रहा है कि ये प्रॉब्लम जन्म ही कहां से ले रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस। मैं ये रिपोर्ट पढ़ के एकदम शॉक हो गया कि इंडिया जैसे देश में हर 5 में से 3 इंसान आज वर्क प्लेस में टायर्डनेस के कारण बर्नड आउट हो चुका है। उन्हें कॉन्स्टेंटली ऐसा फील होता है कि उनमें छोटे से छोटे काम को करने की तक एनर्जी नहीं बची है। यह है दूसरा शॉकिंग फैक्ट। 2024 के एक यूकेजी वर्कफोर्स के सर्वे के हिसाब से 78% इंडियन एम्प्लॉइज, 78% इंडियन एम्प्लॉइज अपने जॉब्स पर बर्न आउट हो चुके हैं और उन्हें ऐसा फील होता है मानो वो वहीं पर खड़े हैं और दुनिया आगे निकली जा रही है। सो माई क्वेश्चन इज, ये इतने बड़े स्केल पे, वो भी आज के मॉडर्न मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वाले युग में, ये क्या हो रहा है? हम आज कहां पर भटक गए हैं? वेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग भटक तो गए हैं, वो भी बुरी तरह, क्योंकि कई लोग इस प्रॉब्लम से डेली बेसिस पर इतना सफर कर रहे हैं पर इसकी जड़ तक पहुंचकर इसे डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पा रहे। और इसीलिए फ्रेंड्स, मैं इंसिस्ट करूंगा आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज के बाद से आपकी लाइफ पूरी की पूरी आपके कंट्रोल में आने लगेगी। आप टायर्डनेस की जगह पर हमेशा एनर्जेटिक फील करोगे और अपने वर्क, स्टडीज, सोशल लाइफ में अपना 100% देकर सुपर सक्सेसफुल होने लगोगे। और ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि साइंस है। सो शुरू करते हैं सीधा मेन मुद्दे से। टायर्डनेस आखिर होता ही क्या है? अब इसे ध्यान से समझना, कई लोग इसे समझने में ना गलती करते हैं। सो टायर्डनेस एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट नहीं। चाहे आपने खाने में कितने भी कैलोरीज क्यों ना कंज्यूम कर ली हो, कितना भी रेस्ट आपने क्यों ना ले लिया हो, कितना भी एनर्जी ड्रिंक आपने क्यों नहीं ठूस लिया हो, इट हैज नथिंग टू डू विथ एनर्जी। आप फिर भी टायर्ड फील कर सकते हो। ये एक मेंटल, एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। दिमाग में एक पर्टिकुलर किस्म का केमिकल लोचा है। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, हमारा दिमाग ना लाखों करोड़ों सालों के विकास यानी कि एवोल्यूशन से बना है। और लाखों सालों पहले जब हम जंगलों में रहा करते थे तो वहां पर बेसिकली स्विगी, जोमैटो और इस्कॉन का फ्री फूड फॉर लाइफ नहीं हुआ करता था। बेसिकली रिसोर्सेस की बहुत ज्यादा कमी हुआ करती थी और ऐसे दौर में जहां पर जानवर भूख और प्यास से एक्चुअली मरा करते थे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था कि हम अपने बॉडी के एनर्जी रिसोर्सेस को सोच समझकर इस्तेमाल करें। और इंसानों के लिए तो एक बड़ा दिमाग का होना मतलब और भी ज्यादा कैलोरीज खर्च होना, क्योंकि 2% बॉडी साइज होने के बाद भी हमारा दिमाग 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। अब यह सुनकर आप हैरान हो जाओगे। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसाइंस रॉबर्ट सेपोल्स्की के हिसाब से एक चेस ग्रैंड मास्टर एक दिन के टूर्नामेंट में 6000 कैलोरीज तक बर्न कर सकता है। कंपैरिजन के लिए 1 घंटा भागने में सिर्फ 700 कैलोरीज ही खर्च होते हैं। सो ये बिल्कुल क्लियर था कि प्राचीन दौर में खाने और रिसोर्सेज की कमी के वजह से दिमाग को एनर्जी कंजर्वेशन मैकेनिज्म डेवलप करना पड़े, ताकि वो हमारे शरीर की ऊर्जा को एकदम फूंक फूंक कर ही खर्च करे सिर्फ उन्हीं कामों में जो दिमाग को लगता है जरूरत के हैं। और एग्जैक्टली इसी नीड के वजह से ही जन्म हुआ टायर्डनेस के इमोशन का। 2012 में पब्लिश हुए न्यूरोसाइंस के सेंट्रल गवर्नर मॉडल के हिसाब से टायर्डनेस बेसिकली एक ऐसी फीलिंग है जो आपको ऐसा महसूस कराती है कि एक पर्टिकुलर एक्शन या एफर्ट लेने का कोई फायदा ही नहीं है, सिर्फ उस एक्शन को लेकर खाली आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। ये एक प्राचीन साइकोलॉजिकल लूपहोल है जो आज तक चलता आ रहा है और हमें एनर्जी को फूंक फूंक कर यूज करवाने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है। बेसिकली 2016 में पब्लिश हुए एक और एक रिसर्च के हिसाब से इसे एक किस्म का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहा जा सकता है, जो कि किसी भी टास्क के पहले आपका मोटिवेशन लेवल डिसाइड करता है।
हमारा ब्रेन किसी भी एक्शन को अंजाम देने से पहले एक तराजू की तरह तोल रहा होता है कि इस टास्क में कितनी एनर्जी स्पेंड होगी और इसका कितना रिवॉर्ड मुझे मिलेगा। और यहां पर ब्रेन के लिए रिवॉर्ड एग्जैक्टली क्या है? वेल, पॉजिटिव फील कराने वाले न्यूरोकेमिकल्स डोपामिन और सेरोटोनिन। और ब्रेन का अल्टीमेट गोल बस यही है, कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड हासिल कर पाना, क्योंकि इसी साइकोलॉजी ने हमें पुराने सदियों में सरवाइव करवाने में हेल्प किया था। लेकिन आज यहीं पर आ जाता है आज के जमाने का सबसे बड़ा ट्रैप। आज के जमाने में हमारे ही दिमाग के इस लूपहोल को हमारे ही अगेंस्ट यूज किया जा रहा है, वो भी इस कदर कि आज सुस्त इंसानों की एक पूरी नस्ल ही तैयार हो चुकी है। एंड नो, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। देखो, हमारे दिमाग का एक सिंपल सा फर्स्ट प्रिंसिपल आप समझ ही गए हो, लीस्ट एफर्ट में हाईएस्ट रिवॉर्ड गेन करना। अब जरा एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। हमारा दिमाग हमें खुशी, मोटिवेशन और फीलिंग ऑफ एनर्जी देता है प्राइमरीली डोपामिन हार्मोन से। डोपामिन को आप बेसिकली दिमाग की करेंसी कह सकते हो कि अगर डोपामिन सेक्रीट हुआ या फिर किसी काम को करके डोपामिन सेक्रीट होने की दिमाग को आशंका है, तो दिमाग शरीर को उस पर्टिकुलर एक्शन को एग्जीक्यूट करने की एनर्जी और मोटिवेशन दे देगा और आप एकदम से जोशीले फील करोगे उस काम को अंजाम देने को लेकर। अब अपने आप को जरा आज के दौर में रख के देखो। आज आप मोस्टली सिर्फ दो किस्म के एक्शंस के बीच में जगल करते रहते हो। नंबर 1 कंस्ट्रक्टिव या हेल्दी एक्शंस, और नंबर 2 अननेचुरल और रिस्की एक्शंस। कंस्ट्रक्टिव एक्शंस बेसिकली ऐसे प्रकार के काम हो गए जो आपको पता है लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा देंगे, आपकी जिंदगी, आपके सेहत और आपके लॉन्ग टर्म खुशी के हित में है ये एक्शंस। जैसे एक स्टूडेंट के लिए डेली पढ़ाई करके टॉप मार्क्स लाना, एक एम्प्लॉय के लिए अपने स्किल्स को अपग्रेड करना, एक एथलीट के लिए रोज रिगरस ट्रेनिंग रूटीन को फॉलो करना, मेरे जैसे क्रिएटर के लिए अच्छे वीडियोस बना के सोसाइटी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट लाना। सो इन लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड एक्शन से, फॉर एग्जाम्पल, आपका दिमाग बस सिर्फ 30 मिनट के उंगलियां हिलाने से ही 10 यूनिट्स ऑफ डोपामिन प्रोड्यूस कर लेता है। अब यहीं पर हम पहुंचते हैं टायर्डनेस की असली जड़ पर। देखो, इस सब से आज के दौर में एक कॉमन इंसान के दिमाग में कॉन्स्टेंटली लड़ाई चल रही है। एक तरफ मेहनत वाला कंस्ट्रक्टिव काम है जो जिंदगी बनाएगा, लॉन्ग टर्म खुशी देगा, बट वो बहुत ज्यादा एफर्ट लेता है और कम डोपामिन रिलीज करवाता है। 8 घंटे के काम के बाद बस सिर्फ 10 यूनिट, वो भी एक डिलेड फैशन में। और वहीं पर दूसरी तरफ बस 30 मिनट के उंगली हिलाने में फटाक से पहले मिनट से ही डोपामिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब ब्रेन की भाषा में एकदम सिंपल है, wherever there is less effort and high reward, action will always follow। और इसीलिए फिर हमारे दिमाग का वो एनर्जी कॉन्जर्वेशन का लूप होल किक स्टार्ट हो जाता है। कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा डोपामिन, और नतीजन दिमाग एक्स्ट्रा एफर्ट लेने के थॉट से ही हमें टायर्ड फील करवाने लग जाता है। यार सिंपल सी बात है, अगर मुझे कम काम करके वही करेंसी मिल रही है तो मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत ही क्या है? इसे कहते हैं मेडिकली डोपामिन डिसेंसिटाइजेशन। और आज का मॉडर्न अनरेगुलेटेड लाइफस्टाइल इसका सबसे बड़ा कारण है। अब इसके एग्जैक्ट सॉल्यूशंस क्या है ना, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट साइंस चैनल पर मैं आपको बिना साइंस समझे थोड़ी ना छोड़ने वाला हूं। और वैसे भी प्रॉब्लम के रूट को अगर आप नहीं समझो तो आप बदलाव ला ही नहीं सकते। और इसीलिए अब मैं आपको ना एग्जैक्टली न्यूरोलॉजिकल लेवल पर बताता हूं कि आपके ब्रेन में क्या हो रहा है और कैसे ये चीज साइलेंटली आपके मोटिवेशन को डिस्ट्रॉय कर रही है। सो वेरी इंटरेस्टिंगली, हमारे दिमाग का विकास ना पीछे से आगे की तरफ हुआ था। मतलब स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जो हमारे पीछे के ब्रेन रीजन्स है ना, वो सबसे प्राचीन दिमाग है जो हमारे एंशिएंट जानवर पूर्वजों में भी हुआ करते थे। इस ओल्ड ब्रेन को कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। सो ऑब्वियसली लिम्बिक सिस्टम में हमारे सारे एनिमल बिहेवियर्स की कोडिंग है कि भूख लगी तो खाने की तरफ भागना है, मेटिंग या रिप्रोडक्शन के लिए अर्जेस आना, एंड इवन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी लिम्बिक ब्रेन से ही आता है। और इन सभी रिएक्शंस को ट्रिगर करने के लिए डोपामिन भी जरूरी था। सो डोपामिन प्रोडक्शन भी हाइपोथैलेमस में ही होता है, जो अगेन लिम्बिक सिस्टम का ही एक पार्ट है। अब हमारे दिमाग का वो भाग कौन सा है जो हमें इंसान बनाता है? ये भाग हमारे दिमाग का सबसे लेटेस्ट पार्ट भी है। वेल, जस्ट हमारे फोरहेड के भीतर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसे कहते हैं। यह सिर्फ लिमिटेड मैमल्स और हमारे बंदर पूर्वजों में ही डेवलप हो पाया। और आज इस पर मल्टीपल रिसर्चेस, सिमुलेशंस और स्टडीज के बाद हमें यह पता चला है कि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या पीएफसी ही हमें ह्यूमन बनाता है। लैंग्वेज, वर्ड्स, लॉजिक,
इमोशंस को समझना, उसे प्रोसेस करना, एम्पैथी, फ्यूचर का एक विजन देख पाना और उस फ्यूचर की प्लानिंग करना, ये सब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही करता है। और यही भाग हमें एक इंटेलिजेंट, रैशनल और सोशली साथ मिलकर तरक्की कर पाने वाली स्पीशीज बनाता है। इसके बिना हमारा लिम्बिक सिस्टम टेक ओवर कर लेगा, जो पूरी तरह से एनिमल इंस्टिंक्ट्स पर ही चलता है। एक ऐसा ही केस आपको याद होगा, फिनियस गेज, एक रेलवे वर्कर के साथ भी जो हुआ था, जिसके सर के आगे के हिस्से के पार एक मेटल रॉड गुजर गई थी और उसका बिहेवियर ड्रास्टिकली चेंज हो गया था। वो सेल्फ कंट्रोल खो चुका था और बिल्कुल जानवरों की तरह ही बिहेव करने लगा था। इसका डिटेल वीडियो बाय द वे मैंने ऑलरेडी बनाया है, जो आप इस वीडियो के बाद ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग केस है। सो दिमाग का सर्किट एकदम सिंपल है। ये देखो, सिंपल से एनिमेशन की मदद से इसे समझते हैं। इसमें 3 मेन पार्ट्स हैं जो आपके बिहेवियर या मोटिवेशन टू टेक एक्शन को डिसाइड करते हैं। नंबर 1 ये पार्ट जो लिम्बिक सिस्टम है, नंबर 2 ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और नंबर 3 ये इंसुला, जो कि एक डिसीजन मेकिंग हब है। अब होता क्या है ना, इंसुला को हर दम 2 पार्ट्स लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से सिग्नल आ रहे होते हैं और उन दोनों ही सिग्नल्स को समझकर उसे डिसीजन लेना होता है कि क्या एक्शन लिया जाए। अब यहां पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स समझदार हिस्सा है, यह सब समझता है कि आपकी भलाई किस एक्शन को लेने में है। बट वहीं पर लिम्बिक सिस्टम नादान है। दिल तो बच्चा है जी, आपने सुना है ना, वो असल में दिल नहीं, वो यही लिम्बिक सिस्टम है। इसे सब चाहिए, जल्दी चाहिए और लो एफर्ट में भी चाहिए, इसीलिए ये इंपल्सिव और इंस्टिंक्टिव है। मगर लिम्बिक सिस्टम क्योंकि सबसे पुराना हिस्सा है ब्रेन का, तो वो नेचुरली ज्यादा डोमिनेंट भी है। मतलब अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या इंसुला फॉर एग्जांपल काम नहीं कर रहा, तो दिमाग बाय डिफॉल्ट लिम्बिक सिस्टम की ही सुनेगा। जैसे इस कैम्ब्रिज गैम्बल टास्क एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि डैमेज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या इंसुला वाले लोग ज्यादा इंपल्सिव हो जाते हैं और रिस्कियर गैम्बलिंग करने लगते हैं। अब जब हम उन एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं जो हमें एक्सेसिव शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, जैसे एंटरटेनिंग रील्स हो गए, सोशल मीडिया, मूवी स्ट्रीमिंग, तो इंटरेस्टिंगली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एंटीरियर इंसुला का कनेक्शन और फीडबैक वीक होने लगता है और लिम्बिक सिस्टम इंसुला पर हावी होने लगता है, जिससे आप इंपल्सिव होने लगते हो। आप लो एफर्ट और हाई रिवॉर्ड वाले काम बिना सोचे समझे करते चले जाते हो और यह सिलसिला समय के साथ बढ़ता चले जाता है, क्योंकि न्यूरॉन्स की दुनिया में एक सिंपल सा रूल है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। और इसीलिए अगर यह सिलसिला रिपीटेडली लंबे समय तक चलता रहा, तो आप बाय डिफॉल्ट एक इंपल्सिव पर्सनालिटी ही बन जाते हो, जिसका सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल ही वीक हो जाता है और जिसका काम में भी मन नहीं लगने लगता। काम के बारे में सोचते ही आप टायर्ड महसूस करने लगते हो और छोटी सी छोटी चीजें भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। अब इसका उल्टा भी होता है। हाँ, इंसुला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच में रेसिप्रोकल कनेक्टिविटी होती है, यानी कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और इंसुला के बीच दोनों डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। यानी कि इंसुला भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी इंसुला को एक कैलकुलेटेड लॉजिकल पर्सपेक्टिव देकर आपके सब्जेक्टिव फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और इंसुला के बीच का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है बाय सेइंग नो, लिटरली बाय सेइंग नो टू शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन वाले एक्टिविटीज। काम करना जरूरी है, बट इंस्टाग्राम ओपन करने की उंगलियों में खुजली मच रही है, से नो। सुबह उठकर वर्कआउट जाने का मन नहीं कर रहा, से नो और वर्कआउट के लिए चले जाओ। से नो टू जंक फूड टेम्पटेशंस। जितना ज्यादा आप अपने इंपल्सिव लिम्बिक सिस्टम के अर्जेस को ना बोलोगे, उतना ज्यादा आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और इंसुला का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाता है। उतना ज्यादा आप डोपामिन डीसेंसिटाइजेशन के ट्रैप से भी बाहर निकलने लगोगे। आपको कंस्ट्रक्टिव कामों में, जैसे पढ़ाई, आपका जॉब, स्किल अपग्रेडेशन, इनमें मजा आने लगेगा। आपका विल पावर भी स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने लगोगे, जो सारी चीजें आपकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करेगी। स्ट्रेंथ मॉडल ऑफ विल पावर भी यही कहती है कि विल पावर एक मसल की तरह होती है, जिसे हमें रोजाना ट्रेन करना चाहिए बाय सेइंग नो टू बैड थिंग्स एंड एक्चुअली डूइंग व्हाट यू मीन। और मैं जो कह रहा हूं, मेरे रिसर्च के सारे रेफरेंसेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऐसा कितने बार होता है ना कि हमें बाहर के चटपटे खाने की आदत लगी होती है, तो हमें घर के खाने में स्वाद ही नहीं आता, या फिर ठंडा पानी पीने की आदत लगी होती है तो गर्म पानी गले से नीचे ही नहीं उतरता। लेकिन जब फिर हम ना बोलना शुरू करते हैं
और घर का खाना शुरू करते हैं, गर्म पानी पीना शुरू करते हैं, तो उनमें भी हमें स्वाद आने लगता है। बट ये हैबिट्स लॉन्ग टर्म में हमारी सेहत के लिए कंस्ट्रक्टिव रहती है। और बस यही एक मेन सोल्यूशन है डोपामिन डिसेंसिटाइजेशन के अगेंस्ट लड़ने का। जो काम आपको बोरिंग, मीनिंगलेस और टायरिंग लग रहा है ना, उनके लिए जोश और एनर्जी भर देने का। सो अब हम अच्छे से टायर्डनेस और इसके पीछे के न्यूरोसाइंस को समझ चुके हैं। अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर कि कैसे हम इस टायर्डनेस की समस्या को जड़ से ही खत्म करें, कैसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोटिवेटेड, एनर्जेटिक और हैप्पी फील करें अपनी लाइफ में। तो देखो, अगर आप क्रॉनिकली टायर्ड फील करते हो ना, तो आपको बेसिकली सिर्फ 2 चीजों पर फंडामेंटली फोकस करना है। पहली चीज माइंडसेट और दूसरी चीज एक्शंस या बिहेवियर। ये दोनों को मिलाकर आपकी एक लाइफस्टाइल बनेगी और वहां से आपका इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा। चलिए समझते हैं कैसे। देखो, साइकोलॉजी के हिसाब से ना, आपके बिहेवियर में कभी भी लास्टिंग बदलाव नहीं आ सकता जब तक आप अपने माइंडसेट को बदलो। माइंडसेट लिटरली किसी भी चेंज का 80% होता है। भारी से भारी एडिक्शंस को भी छुड़ाने के लिए सबसे पहले माइंडसेट पर ही काम करना होता है। बिकॉज योर बिहेवियर विल ऑलवेज स्टे कंग्रुएंट टू हाउ यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ इन योर माइंडसेट। अब आज के जमाने में ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? कि मोस्ट ऑफ द लोगों के लाइफ का कोई पर्पस या डायरेक्शन ही नहीं है, और वो बेसिक ह्यूमन नीड्स को भी नहीं समझते जो कि एक इंसान को अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए चाहिए। इसका नतीजा ये है कि उनका कोई अच्छा फिलोसॉफिकल ग्राउंडिंग नहीं है, यानी कि लाइफ की कोई एक स्ट्रॉन्ग रूटेड फिलॉसफी ही नहीं है जो उन्हें डिसिप्लिन तरीके से ग्राउंडेड रखे और गाइडेड रखे। वो बस यहां वहां से सोशल मीडिया से कुछ सुनकर अपनी लाइफ का डायरेक्शन सेट कर लेते हैं और फिर बदलते रहते हैं। तो जब आप अपने सेल्फ से ही कनेक्टेड नहीं हो, लाइफ के प्रति आपके पास क्लैरिटी ही नहीं है, तो फिर किसी भी रैंडम पाथ पर चलने का मोटिवेशन ही कहां से आएगा? सो द फर्स्ट स्टेप इज लाइफ का कोई पर्पस बनाओ। एक ऐसा पर्पस जो आपके सारे ह्यूमन नीड्स को पूरा करे और दुनिया में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करे, जो भी बाय द वे एक ह्यूमन नीड ही है। अब ह्यूमन नीड्स की अगर बात करें तो वो कई किस्म के होते हैं, जैसे बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान। बट इससे आगे बढ़कर है हमारे सोशल और रोमांटिक नीड्स, और उससे भी बढ़कर है हमारे ग्रोथ और खुद की काबिलियत से एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने की नीड्स। देखो, अकॉर्डिंग टू मी 100 चीजों पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ऐसी फिलॉसफी बनाओ अपनी लाइफ की कि सिर्फ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड पर रेजर शार्प फोकस करो और बाकी के सारे नीड्स अपने आप ही मीट हो जाएंगे। और वो चीज है कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग ग्रोथ माइंडसेट। जिंदगी का दूसरा नाम ही ग्रोथ है, क्योंकि एक जिंदा जीव और एक मुर्दे लाश में बस ग्रोथ होने या ना होने का ही फर्क है। और लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, या तो आप ग्रो कर रहे हो या तो आप मर रहे हो, इसके बीच में और कोई स्टेज है ही नहीं। सो एक हार्डकोर ग्रोथ और सेल्फ एक्सीलेंस वाला माइंडसेट आपका होना ही चाहिए, क्योंकि इसके अलावा जिंदगी का कोई और सत्य ही नहीं है, सिर्फ भटकाने वाले झूठ है। अब एक बार आपने इस फिलॉसफी को कमिट कर लिया ना, उसके बाद धीरे धीरे अपने लाइफ में इसी के हिसाब से एक्शंस लेना स्टार्ट कर दो। देखो, ग्रोथ कोई एक दिन का काम नहीं है और ना ही ये कभी रुकने वाला है। इट इज अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी। अगर ऐसा होता तो सारे अरबपति रुक गए होते, बट यही ग्रोथ की नीड अरबपतियों से तक काम करवा रही है। तो सोचो कितनी पावरफुल नीड है ये। और इसीलिए सबसे पहली प्रायोरिटी बनाओ अपने लाइफ और लाइफस्टाइल को इस माइंडसेट के अराउंड ही पूरी तरीके से क्रिएट करने की। अब आता है सोल्यूशन स्टेप नंबर 2, एक्शंस का रोल। देखो, वंस अगेन हमारा गोल क्या है? एक एनर्जेटिक, मोटिवेटेड और हैप्पी लाइफ जीना, राइट? तो देखो, लाइफ में ना किसी एक्शन को रेगुलरली करते रहने से हैबिट्स क्रिएट हो जाते हैं, और ऐसे कई हैबिट्स से हमारी लाइफस्टाइल क्रिएट होती है, और यही हैबिट्स और लाइफस्टाइल वापस से मिलकर हमारे माइंडसेट को रीइंफोर्स करते हैं। सो आपका माइंडसेट आपकी लाइफस्टाइल क्रिएट करता है और आपका लाइफस्टाइल भी आपका माइंडसेट क्रिएट करता है। इट्स अ 2-वे फीडबैक लूप। सो सबसे पहले तो आपके लाइफ के कुछ ऑब्जेक्टिव गोल्स को क्लियर कर लो, और ये गोल्स लाइफ के डिफरेंट डोमेन्स में हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, करियर में इस साल मैं XYZ गोल अचीव कर लूंगा, हेल्थ में मैं इस साल 10 किलो कम कर लूंगा, शेप में आ जाऊंगा और साथ में थोड़े मसल्स भी बना लूंगा। सोशल लाइफ में मैं कुछ बुरे दोस्तों के साथ हैंग आउट करना छोड़ के अच्छों के साथ हैंग आउट करना स्टार्ट कर दूंगा। लर्निंग एंड डेवलपमेंट में मैं 5 ग्रोथ फोकस्ड बुक्स मेरे पसंदीदा विषय पर फिनिश करूंगा। मैं एक पर्टिकुलर हाई वैल्यू स्किल सीखूंगा। तो इन तरह के ऑब्जेक्टिव गोल्स होना बहुत जरूरी है,
क्योंकि ये आपके लाइफ को ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन देंगे। देखो, आप गोल्स अचीव कर पाते हो कि नहीं वो अलग कहानी है, लेकिन लाइफ में सही डायरेक्शन मिलना ही 80% आपका गोल है। फर्क नहीं पड़ता कि आप स्लो चलो या फास्ट, अगर मंजिल का रास्ता सही है तो आप इवेंचुअली वहां तक पहुंच ही जाओगे, भटके बिना। नंबर 2, नेक्स्ट स्टेप अपने गोल्स तक पहुंचने का एक प्लान ऑफ एक्शन बनाओ। ये प्लान ऑफ एक्शन आपके डेली के हैबिट्स बनेंगे, जैसे मॉर्निंग में उठकर वर्कआउट करना, दोपहर को 1 घंटा निकालकर अपने स्किल्स पर वर्क करना, रात को सोने से पहले बुक्स रीड करना, डेली जर्नलिंग करना, एटसेट्रा। ये बस एग्जांपल्स है। आपके प्लान ऑफ एक्शंस आपके गोल के हिसाब से ही स्टेप बाय स्टेप पीसेस ऑफ एक्शन होना चाहिए, जो कि इवेंचुअली आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। अब आता है अगला स्टेप, जो कि सबसे कठिन होने वाला है, क्योंकि अब आपको लिटरली सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे और अनहेल्दी हैबिट्स को पॉजिटिव हैबिट्स से रिप्लेस करना होगा। आई मीन, लेट्स से आपके प्लान ऑफ एक्शन के हिसाब से आपको सुबह उठकर वर्कआउट जाना जरूरी है, बट सुबह तो आपको लेट और आराम से उठने की आदत लगी हुई है। आपको हेल्दी डाइट पर स्विच करना है, बट आपको टेस्टी जंक फूड खाने की एडिक्शन है। सो ऐसे स्मॉल पॉजिटिव चेंजेस करना इनिशियली सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और थोड़ा पेनफुल भी होने वाला है, बट इन चैलेंजेस को ना इजीली ओवरकम करने के लिए मैं एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपको रेकमेंड करता हूं, जिसने पर्सनली मुझे बहुत हेल्प किया है गुड हैबिट्स डेवलप करने में। देखो, इसके लिए ना आपको थोड़ा सा साइंस ऑफ मोटिवेशन एकदम शॉर्ट में समझा देता हूं। सो एक्चुअली में ना हमें ऐसा लगता है कि मोटिवेशन आने से हम काम करते हैं और इसीलिए हम मोटिवेशन आने का इंतजार करते रहते हैं, बट फैक्ट ये है कि मोटिवेशन एक्चुअली में काम करने से आता है। एक्शन से मोटिवेशन क्रिएट होता है, सिर्फ बैठे रहने से नहीं, और ये एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव्ड है। डोपामीन एक्शन लेने से रिलीज होता है। इसके ऊपर एक पूरी किताब भी है, द मोटिवेशन मिथ करके। आई विल हाईली रिकमेंड दैट बुक टू यू। एक बहुत ही साइंटिफिक किताब है, नीचे उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो बेसिकली आपको ना अपनी लाइफ में सबसे पहले कुछ पिलर हैबिट्स क्रिएट करने होंगे। ये वो हैबिट्स होते हैं जिनके ऊपर लिटरली दूसरे कई अच्छे हैबिट्स इजीली स्टैक हो सकते हैं। यानी कि अगर आपने ये पिलर हैबिट सेट कर लिए तो आपका पूरा दिन इजीली और अच्छे से सेट हो सकता है। जैसे मेरे लिए पर्सनली अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट सबसे इफेक्टिव रहा है। जब भी मैं अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करता हूं तो सुबह सुबह मैं अपने माइंडसेट को ऑटोमेटिकली प्रोग्राम कर लेता हूं, मेहनत करके डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज करने के लिए, चीप और लेजी सोर्सेस पर डिपेंड नहीं होने के लिए। तो इससे पूरे दिन के लिए एक मोमेंटम सेट हो जाता है। अब इसके बाद पूरा दिन मैं रिएक्टिव नहीं रहता हूं चीप डोपामीन की तलाश में, और क्योंकि मैंने हार्ड काम पहले ही करके अपने डोपामीन रिसेप्टर्स को रीसेंसिटाइज कर लिया, तो मुझे नॉर्मल काम करने में भी मजा आने लगता है। फिर नेक्स्ट काम पर बैठते समय मैं सबसे पहले दिन के सबसे हार्डेस्ट काम पहले खत्म कर लेता हूं, ताकि दिन का पूरा बोझ फर्स्ट हाफ में ही क्लियर हो जाएगा और एक सुपर पॉजिटिव मोमेंटम सेट हो जाएगा। अब इन वर्क रिलेटेड पिलर हैबिट्स के साथ मेरा एक स्ट्रॉन्ग डाइटरी रूटीन भी सेट है पिलर हैबिट्स का, जैसे हेल्दी फूड्स खाना, जो मुझे चीप सोर्सेज ऑफ डोपामीन से दूर रखता है और फोकस्ड और एनर्जाइज रखता है। देखो, बात यह है ना कि अगर आप काम पर ध्यान दे भी रहे हो, सोशल मीडिया में ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहे हो, बट आप कॉन्स्टेंटली जंक फूड खा रहे हो, तो वो भी आप में डोपामीन डिसेंसिटाइजेशन क्रिएट करेगा ही, और उसके बैड इफेक्ट्स आपको काम में टायर्डनेस और रेस्टलेसनेस के रूप में दिखेंगे। सो यू लिटरली हैव टू प्लान योर लाइफ एंड लाइफस्टाइल दिस वे एंड डिपेंड ऑन कंस्ट्रक्टिव सोर्सेज ऑफ डोपामीन फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड रूटीनाइज इट। देखो, चीट डेज, चीट मील्स आर ओके एंड समटाइम्स नेसेसरी एज वेल, क्योंकि लाइफ में वैरायटी और वेरिएशन भी तो एक ह्यूमन नीड है, पर आपको हमेशा अपने रूटीन्स पर ही वापस से आ जाना है फॉर मेजॉरिटी ऑफ योर लाइफ। इन्हीं हेल्दी रूटीन्स को फॉलो करते हुए बिताना है। इससे ट्रस्ट मी, नॉट ओनली आप और ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, बट ऑल्सो आप लाइफ में तरक्की करने लगोगे, अपने सारे गोल्स खुशी और एंथुजियाज्म से अचीव करने लगोगे। अच्छा, फाइनली फ्रेंड्स, मेडिटेशन और योगा इस क्रॉनिक टायर्डनेस की प्रॉब्लम का एक बहुत ही साइंटिफिक सोल्यूशन है, क्योंकि ये बेसिकली सैचुरेटेड डोपामीन रिसेप्टर्स को रिकंडीशन करता है, नॉर्मलाइज करता है, आपका पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करता है, और खुद की इंटरनल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करने में आपकी हेल्प करता है। ये ब्रेन को वापस से हेल्दी डोपामीन की आदत लगाता है, और एक 2002 के रिसर्च के हिसाब से एज मच एज 60% डोपामीन इंटरनली प्रोड्यूस करता है, जो आपको चार्ज्ड अप रखता है थ्रू आउट द डे। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में ना जर्नलिंग भी आपको बहुत हेल्प करेगा। मुझे पता नहीं आपको ये आदत है कि नहीं, अपने थॉट को, अपने फीलिंग्स और लर्निंग्स को एक बुक में डॉक्यूमेंट करने की।
इससे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज और आपके लाइफ में क्या चीजें वर्क कर रही है आपको आगे बढ़ाने में, ये सब डॉक्यूमेंट हो जाता है। इससे आप ज्यादा माइंडफुल भी बनते हो और क्लैरिटी और सही डायरेक्शन के साथ मोटिवेटेड और लाइफ के प्रति ऑप्टिमिस्टिक और एंथुजियास्टिक भी फील करते हो। सो ऑल इन ऑल गाइस, ऐसे बहुत सारे और भी क्रिएटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं अपने इस टायर्डनेस की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने की। बट एट द एंड आपको सिर्फ 2 ही चीजों पर फोकस करना है, माइंडसेट और एक्शन। और कुछ ही समय में आप पॉजिटिव बदलाव खुद देखने लगोगे। आई गारंटी दैट। एक छोटा सा टिप, अक्सर हम रियलाइज नहीं करते बट हमारी संगत का हम पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, चाहे आप इसमें बिलीव करो या नहीं करो। आपका सही माइंडसेट कभी भी बुरी संगत के साथ रहकर नहीं हो पाएगा, चाहे कितना भी आप कोशिश कर लो। और लाइफ में बुरी संगत को त्यागना, उसका सैक्रिफाइस करना सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइस होगा, जो आपके सक्सेस और अच्छी जिंदगी के दरवाजे खोल देगा। मेरी लाइफ में भी यही हुआ था। मेरे केस में पर्सनली मेरे कोई और अच्छे माइंडसेट वाले दोस्त नहीं बचे थे, तो मैंने ग्रुप ही छोड़ दिया और बुक्स को अपना दोस्त बनाया। आफ्टर ऑल, अ बुक इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड एंड दिस मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट इन माई लाइफ। नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी और नॉलेज इन, माइंडसेट चेंज, वर्ल्ड व्यू चेंज, एंड आई वॉन्ट यू टू ऑल्सो डू द सेम। देखो, इस टायर्डनेस और लैक ऑफ मोटिवेशन के साइंस को समझने के बाद सीधा इसे जड़ से खत्म करो। इस पर ऊपर से बस बैंडेड मत लगाओ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करो, ताकि उन तक भी ये अवेयरनेस फैले। लैक ऑफ अवेयरनेस आज के जमाने में बहुत ही कॉस्टली साबित हो सकता है और इस टायर्डनेस के एपिडेमिक के पीछे का सबसे बड़ा कारण भी है। सो थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। जय विज्ञान, जय हिंद।